हेलो फ्रेंड्स, बरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम। जैसा कि आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर लॉकडाउन को चलते हमारी क्लास सर हो नहीं पा रही हैं, ना ही ये समझ में आ रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसको हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस चालू की हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो क्लास हम लोग ऑनलाइन देते हैं उसके बाद जो उसका प्रैक्टिस सेट है वो इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो देर ना करते हुए हम क्लास को चालू करेंगे। बस इतना ज़रूर कहेंगे कि आप पेशेंस रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज और पूरा सिलेबस कम्प्लीटली दिया जाएगा, और वह क्वेश्चन होंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। जो आपके बीओ जो हाल ही में अभी एक पेपर होना था जिसकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, और एनटीपीसी एसएससी एंड अदर स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम दें उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला बॉटनी से स्टार्ट करेंगे, जिसका पहले चैप्टर है पादप जगत, प्लांट किंगडम। तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, तब भी इसको हम फिर से बीच बीच में जो क्वेश्चंस नए होंगे उसको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डॉट 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 बना सकता है। तो एंडोटॉक्सिन्स एक चौड़ी पेप्टिडोग्लिकेंस दीवार, एंडोस्पोर्स, एंडोजीनस वर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये सी का मतलब क्या हुआ, तो इसको समझें। यह प्रजनन कठोर संरचना है जो कि बैक्टीरिया से निर्मित होती है। इसमें इसका मुख्य कार्य जो होता है ना, जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना होता है। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आए 2013 में, अगर किसी के पास पुराना ओल्ड पेपर हो तो उसमें ढूंढना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जीवाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से कौन बचाता है, तो आंसर मिलेगा आपको एंडोस्पोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जीवाणु। तो ये तो सरल क्वेश्चन था, ये तो आपको क्लास 6, 7, 8 की भी साइंस की बुक में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोपस। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये क्या होता है, ये दलहनी जो फसलें होती हैं, दालें जो भी हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। तो दालों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लगभग सभी को पता होगा, लैक्टोबैसिलस। यह एक किण्वन प्रक्रिया है, ये भी क्वेश्चन आता है, दूध से दही बनना एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह किण्वन प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक तंत्र व एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं? तो कवक तो नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है सभी को पता होगा, मोनेरा। क्यों है, तो इसको बता चुके हैं कि मोनेरा जगत में कौन से जीव रखे गए हैं? एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मोनेरा में देखो, पहले तो है नीली हरित शैवाल, दूसरा है जीवाणु, और तीसरा है, पहला नीली हरित शैवाल, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है शैवाल। तो ये आपको याद रखना है मोनेरा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो जीवाणु सबसे पहले धरती पे आए, तो जब धरती पे पहले जीवाणु आए तो जीवाणु ही तो साइनोबैक्टीरिया है, या मैं कह सकता हूँ धरती पे सबसे पहले मोनेरा जगत के ही प्राणी आए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया रखे गए हैं, तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अमीबिएसिस के कारण होता है? अमीबिएसिस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेचिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा वीडियो स्लो और टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा
डे बाई डे और साफ हो जाएगा। वैसली ऐसे जीवाणु होते हैं जो जो क्षणनुमा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जब आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा तो ये ऐसा लग रहा होगा सर ये तो क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ज़रूर है कि ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। जो जीवाणु होता है ये जीवाणु होता है। अब जीवाणु के नीचे फ्लाइजेला का होता है, इस तरह से उसकी पूंछ होती है, जो पूंछ है तो वो मोनोट्राइकस जीवाणु में को दे, तो उसे कह सकते हैं यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर, अगर एक तरफ है, अगर दोनों तरफ है तो अलग हो जाएगा, तो उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेरिकिया कोलाई में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में नहीं आता है। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये तीनों एक ही समूह के हैं, जबकि जो डाइटम है ये आपका एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आपके किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा जगत में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन जो एक सेल्स, जो कह सकते हैं एक सेल होती है उसके अंदर से काफ़ी सेल्स निकलती हूँ, तो ये आपका प्लाज्मोडियम में होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, मादा एनाफिलीज के मच्छी जो होता है ना उसकी बॉडी से निकलता है। तो जैसे आप लोग पढ़ते हो बैक्टीरिया, एक पढ़ते हो वायरस, तीसरा होता है प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ का ही एक रूप होता है प्लाज्मोडियम, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के बॉडी से निकल के हमारी बॉडी में पहुंचता है, जिससे मलेरिया जैसी रोग हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है प्लाज्मोडियम से क्या होता है, तो मलेरिया जैसी डिसीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कह सकते हैं कि पहले हमने जीवाणुओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, अब इसमें कवक, क्योंकि दूसरा टॉपिक हो जाएगा। इस तरह से हमने आज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनको कवर किया है। तो फिर अगले टॉपिक में होगा आपका, मतलब सेकंड टॉपिक जो होगा प्लांट किंगडम का, इसमें आपका अनावृतबीजी पौधे और आवृतबीजी पौधों को रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका पादप आकार की सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। और जो इसलिए ये लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसको ज़रूर ज्वाइन करें। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा बीजाणु। पादपों में किस समूह के अंतर्गत एक सबसे साधारण केंद्रक वाला पादप होता है, एक सबसे साधारण केंद्रक वाला पादप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा संघ के होते हैं, सभी को पता होगा थैलोफाइटा में जो पहले ही समूह का पहला ही जब हम लोग कह सकते हैं पादप जगत को दो भागों में बांटते हैं, तो एक बांट देते हैं थैलोफाइटा और एक बांटते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा में हम क्या पढ़ते हैं कि जो जीव होते हैं सर, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ भी नहीं होता, उसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाया जाता, ना ही उसमें केंद्रक पाया जाता है, एक कोश के जीव होते हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रक संरचना वाले पादप होते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर है जो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद करता है, इसे स्वादिष्ट बना देता है, या संरक्षक के रूप में कार्य करता है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। ये मुकुलन विधि क्या होती है, बडिंग। इसमें से ये एक बडिंग है, इसमें से यहाँ से कोई एक स्पोर निकलता है, छोटा सा बड निकलता है, ये बड कुछ ग्रोथ करने के बाद ये अलग हो जाती है। इसी तरह तो ये किस में होता है ये प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन। बहुविखंडन अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ये किस में हो रहा था, प्लाज्मोडियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। तो अब इस तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाल ही में क्वेश्चन आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन, लाइकेन प्लांट डिवीज़न से संबंधित। तो लाइकेन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि लाइकेन जो होता है, जो जीवाणु और कवक के बीच की कड़ी माना जाता है लाइकेन। तो लाइकेन जीवाणु और कवक, जो जीवाणु है, जीवाणुओं को किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में। तो आंसर हो जाएगा इसका लाइकेन थैलोफाइटा डिवीज़न से संबंधित है। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वह किस समूह में आते हैं? जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वह किस समूह में आते हैं? तो ये भी जब ये वही क्वेश्चन है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती, क्योंकि जब उसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है तो उसको हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते, तो ऐसे पौधे थैलोफाइटा समूह में रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है? तो सेप्रोट्रॉफ कौन होते हैं? जो परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे तो कबूतर भी ये पुरुष भी है, शैवाल भी हो जाएगा, कुकुरमुत्ता भी हो जाएगा, लेकिन सेप्रोट्रॉफ में हम कह सकते हैं कि ये मृत जीव पे आश्रित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुकुरमुत्ता। ठीक है, इसे मशरूम भी बड़े यूज कर सकते हैं हम लोग। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो काइटिन। यहाँ नीचे भी देख रही है, ये भी आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए आए हुए क्वेश्चन है 13/8/18 की शिफ्ट में। तो करंट के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं हैं क्योंकि इसके बाद रेलवे का कोई पेपर ही नहीं हुआ है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति, सीधा क्वेश्चन शॉर्ट में समझ लीजिए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। मशरूम एक है, तो अभी बताया था कि मशरूम क्या है, तो आंसर है कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव है, तो माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, पैरामीशियम एक बैक्टीरिया है, जबकि एगेरिकस बहुकोशिकीय जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, भले ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कह सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अच्छे क्वेश्चनों में एक है कि शैवाल निम्न में से किस समूह में आता है? तो आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा संघ में, क्योंकि इसका आकार शेप साइज हम लोग नहीं समझ सकते। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। तो अभी इसको हम बताए थे कि मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन किस में होता है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव मोल्ड के रूप में लाए जाते हैं? ब्रेड मोल्ड के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ब्रेड कह सकते हैं, ब्रेड को फुलाने में फूल जाती है जो ब्रेड, जब जैसे देखा होगा ब्रेड सॉफ्ट होती है, तो उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो किसकी वजह से आती है? तो आंसर हो जाएगा ईस्ट की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 95 में से जी ब्रेड मोल्ड राइजोपस, ये ईस्ट, तो उसमें कवक मिलाई जाती है जिससे फूल ना, लेकिन ब्रेड का मोल्ड पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोपस। ये ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल। यहाँ पे हम लोगों कवक के बारे में देखे, अब आते हैं शैवाल पे। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसमें अंतर्निहित स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन, सागर लहर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा या तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्हीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? ठीक है, तो एक होते हैं थैलोफाइटा और एक होते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा में शैवाल रखे गए हैं, लेकिन किस समूह के? तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये वाले वर्ड जो लिए जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स, तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो ये तो बहुत सरल सा है कि शैवाल तो थैलोफाइटा में रखे गए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरिए। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, जब सीधा सा है तो वही क्वेश्चन का आंसर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, थैलोफाइटा। क्यों क्वेश्चन हम वही क्यों हैं? क्योंकि क्वेश्चन नंबर चेंज है, ये नहीं सोचो कि वही है। तो उसकी लैंग्वेज भी देखिए, क्वेश्चन ये ग्रुप डी में, कहीं ALP में ये रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए
इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है? गैर संवहनी पौधा है। अब ये संवहनी क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या? कारा। कारा एक प्रकार की शैवाल है जो कीचड़ में होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कीचड़ में कौन सी शैवाल होती है? कारा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कि गैर संवहनी संवहनी होते हैं जो जैसे किसी पौधे में तना और जड़ है, तो जड़ का काम क्या होता है? पानी को पत्तियों तक पहुंचाना। तो पत्तियों तक पहुंचाना, तो इसमें क्या होते हैं सर? फ्लोएम होते हैं कि जाइलम? तो जल को ले जाना जाइलम का काम होता है। तो जाइलम होती हैं जड़ों में, फ्लोएम होते हैं तनों में। तो अब जब शैवाल है, उस शैवाल किस में रखी गई? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा की क्या पहचान थी? जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होती। जब जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होगा तो उसमें सर संवहनी ऊतक नहीं पाया जाएगा। और संवहनी ऊतक किस में नहीं पाया जाएगा? तो सिर्फ थैलोफाइटा संघ में। तो थैलोफाइटा में आता है कारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि देवदार, फर्न, मर्सिलिया ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? एक पादप समूह जिनके पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अभी तक तो सभी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी सर, थैलोफाइटा। लेकिन यहाँ थैलोफाइटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ जब थैलोफाइटा नहीं दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने टिपिकल घुमा दिया। और टिपिकल घुमाने के लिए उन्होंने दिया थैलस, क्योंकि जो जिनमें ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है तो उनका स्ट्रक्चर थैलस जैसा होता है। तो थैलस जैसे आकृति वाले पौधों को किस जगत में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा थैलस, थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों, पत्तियों से अलग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? तो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह विभेदित होता है, इसके अंदर ये बटे होते हैं, ये इस तरह का डायग्राम बनाता है स्पाइरोगायरा। तो अगर आपको देखना हो तो यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे ही कर लीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा स्पाइरोगायरा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल सबसे प्राचीन पौधा है या विशेष रूप से पाए जाते हैं? तो शैवाल सीधा सा है कि आपको पता होगा ये सिर्फ गीली जगह स्थानों पर पाए जाएंगे, नम स्थानों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी में। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान रखें क्योंकि आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की हरित शैवाल है? हरित शैवाल। अब हरित शैवाल को तो सीधा सा है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्लास में बहुत अच्छे समझाया था कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भी भोजन बनाता है और जीवों को का भक्षण करके भी भोजन बनाता है। मतलब कह सकते हैं कि उन्हें बैक्टीरिया और पौधे, जंतु जगत दोनों में रखा गया है। मतलब पादप जगत और जंतु जगत की बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आंसर सभी लोगों को पता होगा, यूग्लिना को, है ना। लेकिन मैंने यूग्लिना के बाद फिर कॉमा लगा के मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि इसके बाद कभी कभी यूग्लिना पेपर में नहीं आता है, लेकिन वही तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या? यूग्लिना कॉमा क्लेमाइडोमोनास। यह भी एक कोष की जीव है जो यूग्लिना की तरह पादप तथा जंतु जगत की बीच कड़ी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा कुल में आ जाते हैं। तो हमने अभी तक थैलोफाइटा समूह को देखा, अब आ जाते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा पे। ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा जगत के पौधों को उभयचर, क्योंकि यह प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है और प्रजनन नहीं होता है तो ये बाहर चट्टानों पर जाके चिपक जाते हैं। तो कह सकते हैं ये दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ब्रायोफाइटा नहीं है? तो यहाँ पे देखो चारा हम लोग अभी पढ़े, सॉरी वो कारा था, ये चारा था। चारा तो बहुत बड़ा होता है, देखने को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे चारा नहीं है, क्योंकि चारा एक पादप है तो जो पादप जगत में रखा जाएगा। मगर तो यहाँ पे ये चीज़ को भी याद रख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट होगा अभी कि ब्रायोफाइटा में आते हैं तो मार्केंसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया, ये तीनों ब्रायोफाइटा कुल के पौधे हैं। ये पीसीएस लेवल पे भी पूछा जाता है निम्न में कौन ब्रायोफाइटा? तो रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। बार बार रिपीट करना तो आपको याद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राइजोइड्स के बारे में गलत है, राइजोइड्स। ठीक है, तो राइजोइड्स क्या होते हैं? तो पहले हम थोड़ा समझा दे रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा था थैलोफाइटा संघ के पौधे में क्या था कि सर ऐसा पौधा था। कहो सर ऐसा कैसे था? क्योंकि हमने सब इसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सर इसमें जड़ नहीं थी, तना नहीं था, पत्तियाँ नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने कह दिया सर ऐसा होगा। लेकिन अगर ब्रायोफाइटा कुल में पौधे में बात करें तो ब्रायोफाइटा कुल का पौधा कुछ इस तरह का होता है कि सर उसमें तने भी होता है, जड़ भी होती हैं और पत्तियां भी होती हैं। लेकिन
लेकिन सर उसमें मानते नहीं है कि सर ये जड़ और तना है। क्यों नहीं मानते हैं, इसमें ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि सर इसमें जड़ अगर होती तो जड़ों में क्या पाया जाता? संवहन ऊतक। क्योंकि क्यों संवहन ऊतक होगा तो ये पानी को और भोजन को आदान प्रदान करेगा, एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो सर ये फिर जड़ें नहीं हैं तो फिर ये क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने बताया क्लास में, लेकिन अभी भी हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि ब्रायोफाइटा कुल के पौधों में एक खासियत होती है कि इनके स्थानों पर जड़ों के स्थानों पर मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास, और मूलाभास क्या होती है? जड़ों जैसी संरचना होती है लेकिन जड़ नहीं हो, वास्तविक में वो जड़ नहीं होती हैं। अगर वास्तविक में जड़ होती तो उसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो उसे कहा जाता है क्या? राइजोइड्स। तो कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा कुल में जड़ों के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में कथन गलत है? ठीक है, तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होता है। मूल रोम के समान होता है। ठीक है, मान लिया मूल रोम के समान होता है। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं के बने उभार होते हैं। जी, अगर मैं कहूँ कि ये सर इस तरह से होते हैं तो इसके ये नीचे होते हैं जी, जो चट्टानों को मजबूती से पकड़े रहते हैं। और जड़ों का काम भी क्या होता है? मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहना। तो ये चट्टानों को बाहर मतलब कह सकते हैं स्थलीय भूमि पर पकड़े रहते हैं, तो ये इसलिए इसके कामगार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका सही होगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं। ये पूर्ण विकसित तना जड़ तने पत्तियाँ होती हैं, गलत। ये विभिन्न ऊतकों की बहुकोश की संरचना होती है, ये भी गलत है। ठीक है, एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जल थल दोनों में रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कुल के पौधे एम्फीबियन कहलाते हैं। रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आया? अभी हमने बताया रिक्सिया, मार्केंसिया और कौन सा था? 3 थे, तो उसमें रखे गए थे। तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा कुल के पौधे में। अगला क्वेश्चन है, राइजोइड्स के बारे में अब कौन सा कथन सही है? वो था गलत। इनमें से पूर्ण विकसित पत्तियां होती हैं। यह विभिन्न ऊतकों से बने बहुकोश की संरचना है। यह पौधों की सहायता से अधस्तर से जुड़े होते हैं। इनमें से सामान्य तौर पर एक केंद्रीय बिंब और 5 भुजाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, पौधों की सतह से या अधस्तर से जुड़े होते हैं, मतलब बाहर किसी भूमि से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है राइजोइड्स। इस वर्ड में हमें राइजोइड्स पढ़ना है, जबकि थैलोफाइटा वाले में हमें क्या पढ़ना होता है? थैलस। इसलिए इन क्वेश्चंस की बारीकी से अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक सच में बहुत कठिन माना जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो रिक्सिया, आपको पता है रिक्सिया, मार्केंसिया, ये मर्सीलिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिक्सिया। वो था मार्केंसिया, ये मार्सीलिया था। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में विखंडन होता है। इस क्वेश्चन का जो हम कह सकते हैं, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को विखंडन माना है। ठीक है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को समझो तो इस क्वेश्चन का आंसर दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। स्पाइरोगायरा में अलग होता है, इसमें प्लेनेरिया में अलग होता है। तो अगर कोई भी बड़ी किताबें पढ़ें, परीक्षा वाणी ही पढ़ें, तो उसमें स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और क्लास 10th की NCERT पढ़ें, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट हाउ डू रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें आप पढ़ें। इन दोनों में रिलेशन अलग अलग बताया गया, इसलिए क्वेश्चन को मैं अभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत है। चलिए, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी है, ये वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें। ठीक है, धन्यवाद।